जय हिंद। लास्ट क्लास में हम लोग जेनेटिक मैपिंग पढ़े थे और जेनेटिक मैपिंग में हम आपको बताए थे कि जेनेटिक मैपिंग के द्वारा क्या होता है, गुणसूत्र जो है उसके ऊपर उपस्थित जो जीन होते हैं, जीनों का स्थिति पता चलता है कि जीनों के बीच की दूरी क्या है और साथ ही साथ उनका क्रम मालूम चलता है कि जीन जो है वो किस क्रम में गुणसूत्र पर क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। इसके बाद आज से जो हम लोग को पढ़ना है, उनका लास्ट क्लास में हम लोग स्थिति निकालना पड़े थे। आज से हम लोग को क्रम निकालने के लिए सीखना है। उससे पहले आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप लोग कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या करिए, इसके बारे में बताइए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो इस वीडियो को यहीं इसके बाद हम रोक देंगे इस चैप्टर को, और उसके बाद जो आसान चैप्टर उसको शुरू करेंगे। तो रिस्पॉन्स देना है। साथ ही साथ बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो वीडियो को देख नहीं रहे हैं, क्या कि जो एवरेज व्यू ड्यूरेशन जा रहा है वो काफ़ी कम जा रहा है, 2 मिनट 1 मिनट जैसे जा रहा है। ऐसा नहीं है कि हम लोग को मालूम नहीं चलता है। तो आप लोग क्या करिए, वीडियो को देखिए, पूरा देखिए। थोड़ा सा ये कठिन चैप्टर है और इसको समझने का कोशिश करिए। ना समझ में आए तो उसको पूछिए। देखिए, ये इसमें आज हम लोग को जो पढ़ना है वो पढ़ना है आपका जीन के बीच का जो क्रम होता है कि जीन गुणसूत्र के ऊपर किस क्रम में मौजूद है, उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो क्वेश्चन के माध्यम से ही इसको हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। तो क्वेश्चन लिखेंगे, इसमें पहले क्वेश्चन लिखेंगे, जीनों के बीच पूर्ण योजित प्रतिशत इस प्रकार है। ए बी के बीच एक 10%, AC के बीच 4%, AD जीन के बीच 2% और BC के बीच में अगर मान लें यहाँ पर 6%। ये आपको पुनर्योजित प्रतिशत दिया हुआ होता है जीनों के बीच में, और निकालना क्या होता है, तो गुणसूत्र पर ABCD जीन का क्रम ज्ञात करें। ABCD जीन का क्या करना होता है, क्रम ज्ञात करना होता है। अब इस तरह के क्वेश्चन जब आते हैं तो उसमें जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज वाला होता है उसको एक लाइन ड्रॉ करते हैं और उस पर लिखते हैं। ऐसे सॉल्यूशन हम आपको बता रहे हैं। सॉल्यूशन में जो सबसे ज़्यादा प्रतिशत वाला होता है, एक लाइन से ड्रॉ कर लेते हैं और उसके ऊपर एक तरफ A और एक तरफ B हम लोग लिख लेते हैं, और इनके बीच का जो दूरी है वो कितना है, 10%, अर्थात 10 सेंटीमॉर्गन है, ठीक है। अब इसके बाद कह रहा है कि A से B का दूरी जो है वो 10% है और A से C का दूरी जो है वो कितना है, 4% है। तो A है ये, ठीक है। तो A से C का दूरी इधर भी हम लोग ले सकते हैं, इधर भी तो C हो सकता है, या C जो है वो इधर भी हो सकता है। तो दोनों तरफ ले लेंगे 4%, यहाँ पर C लिख सकते हैं इधर भी, और C इधर भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर लिख सकते हैं 4% और 4%। अब कह रहा है कि A से D का जो दूरी है वो कितना है, 2% है। A से D का दूरी कितना है, 2% है। तो A से D का दूरी तो हम लोग इधर भी ले सकते हैं, A से D पॉइंट इधर ले लें, इसके बीच में कितना दूरी हो जाएगा, 2%, और इधर भी दूरी ले सकते हैं 2%। A से D के बीच का दूरी इधर भी पॉइंट D ले सकते हैं 2%। अब कह रहा है कि B से C के बीच का दूरी कितना है, 6%। तो A से C के बीच में 4%, ये पूरा लाइन जो है वो 10 सेंटीमॉर्गन का है। तो A से C के बीच का दूरी कितना है, 4 सेंटीमॉर्गन। तो B और C के बीच में दूरी कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमॉर्गन, 6%। अर्थात ये जो A से C के बीच का दूरी है वो सही नहीं है। तो ये C को यहाँ से क्या कर देंगे, हटा देंगे, सिर्फ अब D को ही रखेंगे। तो D इधर 2% था, तो ये निकल गया। यहाँ पर अगर क्रम देखें तो पहला क्रम क्या आएगा, पहला क्रम जो आएगा वो आएगा DACB, ED को नहीं लेंगे अभी, DACB। और दूसरा क्रम क्या होगा, ADCB।
A, D, C और B। इस प्रकार से क्या होता है, क्रम निकाला जाता है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, जिसको समझ में नहीं आया होगा उसको समझने का कोशिश करिएगा, इसको पुनः से बनाते रहें दोबारा से समझाने के लिए। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग जो सबसे ज़्यादा पुनर्योजित प्रतिशत होता है उसको हम लोग एक लाइन ड्रॉ करके उसके दोनों सिरा पर लिख लेते हैं। ये हो गया A और ये हो गया B। A और B के बीच में दूरी जो दिया हुआ है वो 10% अर्थात 10 सेंटीमोर्गन दिया हुआ है, इसको 10 सेंटीमोर्गन लिख सकते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है कि A और C के बीच का दूरी जो है वो कितना है, 4% है। तो C इधर भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं, ठीक है ना। उससे पहले देखिए B और C दिया हुआ है, तो B और C के बीच की दूरी कितना है, 6% और A और C के बीच की दूरी कितना है, 4%। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर हम पॉइंट C मान लेते हैं और तो ये इनके बीच में कितना परसेंट हो जाएगा, 4 सेंटीमोर्गन हो जाएगा। अगर ये और C के बीच की दूरी 10 सेंटीमोर्गन से 4 सेंटीमोर्गन अगर माइनस कर देते हैं तो B और C के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमोर्गन हो जाएगा। तो B और C के बीच की दूरी यहाँ पर कितना हो गया, 6 सेंटीमोर्गन, ठीक है। A से C के बीच की दूरी 4 सेंटीमोर्गन जो दिया हुआ है वो हो गया, और B से C के बीच की दूरी कितना हो गया, 6 सेंटीमोर्गन हो गया। अब बच रहा है कौन, AD बच रहा है 2%। तो D पॉइंट जो है वो हम लोग इधर भी गुण सूत्र पर ले सकते हैं 2 सेंटीमोर्गन, और इधर भी ले सकते हैं, ठीक है, क्या है कि वो दोनों तरफ पॉसिबल है। ऐसे अगर दिया जाए कि B और D के बीच की दूरी 8 सेंटीमोर्गन है और A और D के बीच 2 सेंटीमोर्गन है, तो D इधर इसी लाइन A के इधर होता है। लेकिन अगर ये नहीं दिया हुआ है B और D के बीच की दूरी, तो D को हम लोग इधर भी ले सकते हैं और इधर भी ले सकते हैं। तो इसका जो 2 सेंटीमोर्गन है, तो यहाँ पर जो पहला क्रम आएगा वो क्या आएगा, DACB, और सेकेंड जो क्रम आएगा वो क्या आएगा, ADCB। इस प्रकार से क्रम क्या होता है, निकाला जाता है। इसको आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। इसके बाद एक और क्वेश्चन कराते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 कि जीनों के बीच का पुनर्योजित प्रतिशत इस प्रकार है, AB 38%, AC 21%, BC 12%। तो ABC का क्रम क्या होगा। तो अब इसको निकालने के लिए हम लोग वही तरीका अपनाएंगे। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे और उसमें जो सबसे ज़्यादा वाला है उसको हम लोग क्या कर लेंगे, ऐसे लिख लेंगे। ये कितना है, 38% कह रहा है, तो इसे इसको लिख देंगे। इसके बाद कह रहा है AC जो है वो 21% है, तो A है इधर। अगर हम इधर C ले लें तो दोनों के बीच का जो दूरी हो जाएगा, इधर C ले लेते हैं, तो दोनों के बीच का दूरी जो है वो कितना कह रहा है, 21% कह रहा है, A से लेकर के C तक का दूरी, ठीक है। अब कह रहा है कि B से C का बीच का दूरी कितना है, B से C के बीच की दूरी को कह रहा है 12%। तो अगर हम यहाँ से देखें तो ये B है और B से C के बीच की दूरी कितना करना है, 12% करना है। तो 38 में से अगर हम लोग 21 को माइनस कर दें तो 170, इसको 17 ही कर लीजिएगा। B से C के बीच की दूरी कितना कर लेना है, 17 कर लेना है। तो यहाँ पर B और C के बीच की दूरी कितना आ रहा है, 17 आ रहा है। यहाँ पर इसको 17 कर लीजिए। तो ये ABC का क्रम क्या होगा, यहाँ पर जो गुण सूत्र पर, तो वो आया कितना, क्रम आ रहा है A, C और B आंसर। इस तरह से क्रम निकाला जाता है। सिर्फ आपको क्या करना है, परसेंटेज के अनुसार जो जीन है उनके बीच के दूरी के अनुसार उनको क्या कर जाना है, एक लाइन के ऊपर लिखते जाना है और उसके बाद क्रम क्या होगा, अपने आप निकल जाएगा। तो इसमें इस तरह क्वेश्चन में सीधा सा है कि आप जो सबसे ज़्यादा वाला है पहले उसको लिखिए और बारी बारी से परसेंटेज के अनुसार उनको क्या करिए, गुण सूत्र के ऊपर डिनोट करते जाइए ताकि डिस्टेंस बराबर मेंटेन रहे। तो इस क्वेश्चन को भी आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है क्रॉसिंग ओवर या विनिमय। ये हम लोग पढ़ चुके हैं 11th क्लास के जो सेल डिवीजन चैप्टर है वहाँ पर पैकेटिन अवस्था में, ठीक है ना। तो वहीं पर पढ़े थे, इसको पुनः पढ़ लेते हैं क्या होता है।
तो इसमें क्या होता है कि दो समजात गुणसूत्र, समजात गुणसूत्र क्या होते हैं, ऐसे गुण जो आकार बनावट संरचना में क्या होते हैं, समान होते हैं, उनको समजात गुणसूत्र कहते हैं। और समजात गुणसूत्र के जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं, देखिए समझिए, अगर ये जो है ये क्रोमोसोम है इस प्रकार से, ठीक है, ये भी क्रोमोसोम है, तो ये दोनों क्रोमोसोम जो है वो आकार और बनावट में क्या हुए एक जैसे हैं, तो ऐसे गुणसूत्र को हम लोग क्या कहेंगे, ये समजात गुणसूत्र है, समजात गुणसूत्र। और समजात गुणसूत्र जो है उनमें एक क्रोमोसोम का एक गुणसूत्र का निर्माण जो होता है वो दो क्रोमेटिड के द्वारा होता है इस प्रकार से। तो ये दोनों क्रोमेटिड हैं, तो ये दोनों क्रोमेटिड को आपस में हम लोग बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड, ये सिस्टर क्रोमेटिड हैं। और ये जो है ये भी क्या कहलाएंगे, सिस्टर क्रोमेटिड कहलाएंगे। अब ये दोनों क्रोमोसोम के आप दोनों एक क्रोमोसोम के दोनों क्रोमेटिड जो होते हैं वापस में सिस्टर क्रोमेटिड कहलाते हैं। और जब दोनों अलग अलग क्रोमोसोम के जो ये क्रोमेटिड हैं इनको हम लोग क्या कहेंगे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। सिस्टर और नॉन सिस्टर समझाता और असमझाता समझ में आएंगे। ऐसे गुणसूत्र जो देखने में एक जैसे होते हैं, बनावट में एक जैसे होते हैं, उनको हम लोग समझात गुणसूत्र कहते हैं। कोई भी गुणसूत्र जो होता है उसका निर्माण जो होता है वो दो क्रोमेटिड के द्वारा होता है, और उस गुणसूत्र के दोनों क्रोमेटिड आपस में क्या कहलाते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड। जब दो अलग अलग गुणसूत्र के क्रोमेटिड की बात करेंगे तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। तो इस क्रॉसिंग ओवर या विनिमय की क्रिया में क्या होता है कि समजात गुणसूत्र के जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं उनके बीच में जीनों का आदान प्रदान होता है, लक्षणों का आदान प्रदान होता है। और जब जीनों का आदान प्रदान समजात गुणसूत्र के दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में होता है तो उस क्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, विनिमय की क्रिया कहते हैं। तो इसको सब सिस्टर और नॉन सिस्टर समझ में आना चाहिए, किसी को यूज करेंगे। देखिए समजात गुणसूत्र, गुणसूत्र के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच जीनों के आदान प्रदान की क्रिया, जीनों के आदान प्रदान की क्रिया को विनिमय या क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, विनिमय या क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। अब ये जो क्रिया है वो कहाँ होता है, तो जो अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस है, मियोसिस का जो प्रोफेज फर्स्ट होता है, उस प्रोफेज फर्स्ट का जो पेकैटिन अवस्था होता है, उसी पेकैटिन अवस्था में कौन सी क्रिया होती है, विनिमय की क्रिया होती है। तो एग्जाम में यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि क्रॉसिंग ओवर की क्रिया कोशिका विभाजन की कौन सी अवस्था में होती है, तो वो पेकैटिन अवस्था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसको लिखते हैं, क्रॉसिंग ओवर की क्रिया, ओवर की क्रिया, क्रॉसिंग ओवर की क्रिया अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन जिसको हम लोग मियोसिस कहते हैं, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज, मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट में पेकैटिन, पेकैटिन अवस्था में होती है, पेकैटिन अवस्था। यही क्या पूछता है कि क्रॉसिंग ओवर की क्रिया जो है वो कोशिका विभाजन की कौन सी अवस्था में, पेकैटिन अवस्था में। ये पेकैटिन किसके अंतर्गत आता है, प्रोफेज फर्स्ट में। और ये प्रोफेज फर्स्ट किसका, प्रोफेज फर्स्ट मियोसिस फर्स्ट को। और मियोसिस फर्स्ट जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अर्धसूत्री विभाजन क्यों कहते हैं, क्योंकि क्रोमोसोम का जो नंबर है वो क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। अब आता है कि ये क्रॉसिंग ओवर या विनिमय की क्रिया कैसे होती है, तो इसको समझने के लिए सीधा सा डायग्राम से समझिए। ये क्रोमोसोम है,
ये इस प्रकार से और ये जो क्रोमोसोम है, इन क्रोमोसोम के ऊपर ये समजात क्रोमोसोम, इसको लिख सकते हैं समजात क्रोमोसोम। अब समजात क्रोमोसोम पर जीन इस तरह से लिख देते हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी और स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। अब ये जो समजात गुणसूत्र हैं ये आपस में क्या होते हैं, जुड़ते हैं। ठीक है, समजात गुणसूत्र के जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हैं ये आपस में क्या होंगे, जुड़ेंगे कई स्थानों पर इस प्रकार से। इस प्रकार से कई स्थान पर ये क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। ऐसे ऐसे ये जुड़ गए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। वही लिखा हुआ है कि समजात गुणसूत्र के नॉन सिस्टर, ये समजात गुणसूत्र है और दोनों के जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है उनके भी जीनों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। तो इस क्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर की क्रिया बोलते हैं। अब ये जो क्रोमोसोम है उनके बीच में जीनों का आदान प्रदान कैसे होगा, इस प्रकार से होगा, सीधा सा ऐसे। इस प्रकार से अब ये कैपिटल ए, ये कैपिटल सी और बीच में कौन आ गया, स्मॉल बी आ गया। ठीक इसी प्रकार से इधर भी ये स्मॉल ए, ये स्मॉल सी और बीच में कौन आ जाएगा, स्मॉल कैपिटल बी। ये इस प्रकार से क्या हुआ, जीनों का विनिमय हुआ, स्मॉल ए, स्मॉल सी और कैपिटल बी। ठीक है, कैपिटल बी पहले, कैपिटल वाले सभी लेटर जो पहले थे वो इस क्रोमोसोम पर मौजूद थे और स्मॉल वाले क्रोमोसोम पर जब वो आपस में जुड़े उनके नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, तो जीनों का क्या हुआ, आदान प्रदान हुआ। तो क्रम जो है वो इस प्रकार से हो गया, कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल ए, कैपिटल बी और स्मॉल सी। तो इस प्रकार से क्या हुआ, जीनों का विनिमय हुआ, आदान प्रदान हुआ। और जब इस प्रकार से जीनों का आदान प्रदान होता है तो ऐसे क्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर की क्रिया बोलते हैं। तो इसको आप क्या कर लीजिए, नोट करिए और इसको ड्रॉ करिए, उसके बाद इसकी क्रियाविधि पढ़ते हैं। तो डायग्राम बनाने के बाद नीचे उसकी हेडिंग डालेंगे क्रॉसिंग ओवर की क्रियाविधि, और क्रॉसिंग ओवर की क्रियाविधि में इसको लिखना है। पहले इसको सुनिए, क्या होता है, कह रहा है कि विनिमय की क्रिया अर्धसूत्री विभाजन की कौन सी अवस्था में होती है, पेकैटिन अवस्था में होती है, जो अभी हम आपको बताए थे। अर्धसूत्री विभाजन का मतलब जब क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाएगा तो उसको अर्धसूत्री बोलते हैं, और उसी के प्रोफेज फर्स्ट के पेकैटिन अवस्था में क्या होती है, क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होती है। फिर कह रहा है कि इस अवस्था में दोनों समजात गुणसूत्र, समजात गुणसूत्र का मतलब बताए थे ऐसे गुणसूत्र जो आकार एवं बनावट में एक जैसे होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, समजात गुणसूत्र बोलते हैं। और समजात गुणसूत्र जो होते हैं वो कितने क्रोमेटिड के बने होते हैं, दो दो क्रोमेटिड के बने होते हैं। तो टोटल क्रोमेटिड का संख्या जो हो गया वो कितना हो गया, दोनों गुणसूत्र मिला के 4 हो गया, और इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, टेट्राड कहा जाता है। कह रहा है कि इस अवस्था में दोनों समजात गुणसूत्र दो दो क्रोमेटिड के बने होते हैं, जिसे टेट्राड कहा जाता है। अब आगे कहना है कि इस अवस्था में समजात गुणसूत्र के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड आपस में जुड़कर विनिमय की क्रिया कर रहे हैं। अब दोनों क्रोमोसोम हैं तो दोनों क्रोमोसोम के जो क्रोमेटिड होते हैं वो आपस में जुड़ते हैं। दोनों क्रोमेटिड दो अलग अलग क्रोमोसोम के हैं तो ऐसे क्रोमेटिड को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड बोलेंगे। और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड आपस में क्या करते हैं, जुड़ते हैं, और जुड़ करके कौन सी क्रिया करते हैं, विनिमय की क्रिया करते हैं। अब कह रहा है कि विनिमय की क्रिया के स्थान को हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर का स्थान कहते हैं। वह स्थान नॉन सिस्टर क्रोमेटिड या गुणसूत्र का जहाँ पर विनिमय की क्रिया हो रही है, अर्थात जीनों का आदान प्रदान हो रहा है,
उस स्थान को हम लोग कौन सा स्थान कहते हैं? क्रॉसिंग ओवर का स्थान कहा जाता है। नीचे लिखा है कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के आपस में जुड़ने से एक एक्स आकार की रचना का निर्माण होता है और उस एक्स आकार की रचना को हम लोग क्या बोलते हैं? काइजमेटा का। जैसे मान लीजिए ये क्रोमेटिड है और ये क्रोमेटिड है दोनों, तो इस प्रकार से जब जुड़ते हैं तो उनसे क्या होता है? ये आपस में जुड़ने से एक एक्स आकार की रचना का क्या होता है? निर्माण होता है। और वो एक्स आकार की रचना जिसका निर्माण दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के जुड़ने से हो रहा है, उस रचना को हम लोग क्या बोलते हैं? काइजमेटा कहते हैं। अब ये जो कह रहा है कि इसी स्थान पर, काइजमेटा वाले ही स्थान पर क्या होता है? क्रोमेटिड टूट जाते हैं और उनके टूटने से क्या होता है? जो समजात खंड होते हैं, माने इस गुणसूत्र का खंड जो है वो दूसरे गुणसूत्र पर चला जाता है और उस गुणसूत्र का जो जीन या खंड होता है वो इस गुणसूत्र के ऊपर क्या हो जाता है? स्थानांतरित हो जाता है। तो वही कह रहा है कि जिसे काइजमेटा कहते हैं और इस स्थान पर क्रोमेटिड टूटकर इस प्रकार से जुड़ते हैं कि समजात खंड जो होता है उसका क्या हो जाता है? विनिमय हो जाता है, अर्थात क्रॉसिंग ओवर हो जाता है। फिर कह रहा है कि क्रॉसिंग ओवर जो है वो लैंगिक जनन का आधार है। क्रॉसिंग ओवर को हम लोग लैंगिक जनन का आधार क्यों कहते हैं? क्योंकि क्रॉसिंग ओवर के कारण जब जीनों का आदान प्रदान होता है तो उससे संतति के अंदर विविधता आती है, वेरिएशन आता है और ये वेरिएशन किसी भी स्पीशीज को, किसी भी जीव को सर्वाइव करने में क्या करता है? सहायता करता है। उसको अपने माता पिता जनकों से क्या करता है? उसको बेहतर बनाता है और इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने में सहायता करता है। इसीलिए क्रॉसिंग ओवर को हम लोग जरूरी मानते हैं। जरूरी क्यों? और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है कि ये लैंगिक जनन का क्या होता है? आधार होता है। तो ये था क्रॉसिंग ओवर की क्रियाविधि। क्रॉसिंग ओवर की क्रियाविधि में सीधे सीधे याद रखना है कि इसमें समजात गुणसूत्र के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड भाग लेते हैं और दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड आपस में जुड़ते हैं, जुड़ करके एक एक्स आकार की रचना का निर्माण करते हैं जिसे हम लोग काइजमेटा कहते हैं। और काइजमेटा के दौरान ही क्या होता है? जो समजात खंड होते हैं उनका विनिमय होता है, आदान प्रदान होता है और उस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होता है यहाँ से क्या पूछता है कि क्रॉसिंग ओवर की क्रिया कौन सी अवस्था में होती है? वो कौन सी अवस्था में है? पैकेटिंग। अगर कौन किस तरह के विभाजन में पूछे तो वो अर्धसूत्री विभाजन में होता है, ठीक है। और अर्धसूत्री विभाजन के प्रोफेज फर्स्ट के पैकेटिंग अवस्था में। इसके बारे में हम लोग 11th में पढ़े हैं, इसको क्या कर लीजिए? नोट कर लीजिए। इसके बाद देखते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो लिंग संलग्नता है। लिंग संलग्नता। लिंग संलग्नता का मतलब होता है सेक्स लिंकेज। ये क्या होता है? लिंग गुणसूत्र पर उपस्थित जो संलग्न जीन होते हैं, लिंक जीन होते हैं, उनके अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं? लिंग संलग्नता कहते हैं। सीधा सा मतलब है लिंग क्रोमोसोम का मतलब, जैसे मादा में X और X क्रोमोसोम और नर में क्या होते हैं? X और Y लिंक क्रोमोसोम होता है। तो वो लिंक क्रोमोसोम है और अगर उनके ऊपर उपस्थित संलग्न जीन का हम लोग अध्ययन करेंगे तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लिंग संलग्नता कहते हैं। लिख सकते हैं लिंग क्रोमोसोम। लिंग क्रोमोसोम पर उपस्थित संलग्न जीन के अध्ययन को लिंग संलग्नता या सेक्स लिंकेज कहा जाता है। लिंग संलग्नता का अध्ययन, लिंग संलग्नता का अध्ययन ड्रोसोफिला के आँखों के रंग के ऊपर किया गया था। कि लिंग संलग्नता का अध्ययन जो किया गया था वो आई कलर ऑफ ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला का जो आँख का रंग है उसके ऊपर किया गया था। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं, जैसे ये ड्रोसोफिला फीमेल है, फीमेल ड्रोसोफिला है और फीमेल ड्रोसोफिला में 3 स्टेज होते हैं, ठीक है। अगर उसका क्रोमोसोम जो है वो इस प्रकार से X+ और X+ है, इसका मतलब है कि वो रेड आई फीमेल होगी, ठीक है ना। रेड आई फीमेल, आई फीमेल। अगर उसका X+ और XW है, इसका मतलब ही क्या होगा? रेड आई फीमेल। और अगर XW और XW है, इसका मतलब व्हाइट आई, व्हाइट आई फीमेल।
आंखों के रंग यहाँ पर लिख सकते हैं, आंखों के रंग, आंखों के रंग में कैसा लिया गया, लाल और सफेद। लाल जो था ये प्रभावी था और सफेद कैसा था, अप्रभावी। ध्यान रखिएगा, ये तो फीमेल है। अब मेल की बात करें तो मेल जो होता है उसमें दो कंडीशन होता है। अगर X प्लस और Y रहे तो इसका मतलब है रेड आई मेल, और अगर XW और Y रहे तो ये हो जाएगा रेड वाइट आई मेल, वाइट आई मेल। ये ड्रोसोफिला के आंख के कलर के कुछ जीन प्रारूप दिए हुए हैं, तो इसको आप नोट करिए। इसके बाद इसको क्रॉस से हम आपको क्या करते हैं, समझाते हैं। केस फर्स्ट लेते हैं, केस फर्स्ट। इसमें जो क्रॉस कराया गया वो रेड आई फीमेल का क्रॉस कराया गया था वाइट आई मेल, वाइट आई मेल से। अब रेड आई फीमेल है तो गुणसूत्र जो यहाँ जीन प्रारूप लेना पड़ेगा वो X प्लस और X प्लस लेना पड़ेगा, और वाइट आई मेल है तो इसका मतलब है XW और Y। इस प्रकार से अब देखिए यहाँ पर क्रॉस कराते हैं तो इधर से जो आएगा क्रोमोसोम वो X प्लस और XW आएगा, और इधर से अगर हम लोग देखें तो सेकेंड जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो क्या बनेगा, X प्लस और Y। अगर इससे देखें तो सेम ही कॉम्बिनेशन बनेगा, क्या कि ये X प्लस ही है, होमोजाइगस कंडीशन में है, तो इनमें से किसी एक से ही क्या कर लेंगे, क्रॉस करा लेंगे। तो एक यहाँ पर बना X प्लस और XW, दूसरा बना X प्लस और Y। तो ये X प्लस और XW है वो क्या है, रेड आई फीमेल है, और ये X प्लस और Y है, इसका मतलब ये क्या है, रेड आई मेल है, रेड आई मेल। अब इनके ये F1 जनरेशन है, F1 जनरेशन। अब इनके बीच क्या कराते हैं, क्रॉस कराते हैं इन्हीं के दोनों के बीच में। तो जब इनके बीच में क्रॉस कराइएगा कहने का मतलब इस प्रकार से इसको इधर लिखते हैं, ध्यान रखिएगा। X प्लस और XW का क्रॉस कराना है X प्लस और Y से। तो पहला जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो क्या बनेगा, X प्लस और X प्लस। सेकेंड जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो क्या बनेगा, X प्लस और Y। अब इससे कराएंगे तो थर्ड कॉम्बिनेशन बनेगा X प्लस और XW, और फोर्थ जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो क्या बनेगा, XW और Y। अब यहाँ पर ये जो है इसको अगर देखें तो ये क्या है, रेड आई फीमेल है, X क्रोमोसोम है तो फीमेल है, X प्लस और Y है, इसका मतलब है ये रेड आई मेल है। अगर इसको देखिए X प्लस और XW तो ये कैसी, रेड आई फीमेल, आई फीमेल। और ये जो है इसको हम लोग देखें तो ये है रेड आई, सॉरी वाइट आई मेल। तो अगर यहाँ पर टोटल अगर रेड आई देखा जाए, रेड आई और वाइट आई, तो रेड आई टोटल कितने हैं, 3, और वाइट आई कितना है, 1। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं फिनोटाइपिक रेशियो। तो फिनोटाइपिक रेशियो जो आया, कहने का मतलब लक्षण प्रारूप का जो अनुपात आया वो कितना आया, 3:1 आया। 3 जो है वो रेड आई वाले हैं और एक जो है वो वाइट आई वाला है। तो इसको आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए इस क्रॉस को। अब केस 2 जो है वो टेस्ट क्रॉस कराया गया था, इसी के ऊपर टेस्ट क्रॉस के लिए उन्होंने क्या लिया था, हेटेरोजाइगस रेड आई फीमेल का क्रॉस कराया था वाइट आई मेल से। वाइट आई जो है वो अप्रभावी लक्षण है। हेटेरोजाइगस रेड कह रहा है तो एक तो X प्लस हो जाएगा और एक जो हो जाएगा वो XW। तो ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में अगर प्लस प्लस रहता तो होमोजाइगस होता, माने समयुग्मजी, और ये विषमयुग्मजी कह रहा है तो X प्लस और XW वाला जीन प्रारूप लेंगे। और वाइट आई कह रहा है तो ये इसका एक ही कंडीशन होता है
एक्स डब्ल्यू और वाई, इनके बीच में क्या कराया गया, टेस्ट क्रॉस कराया गया। जब क्रॉस कराते हैं तो यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो क्या बनेगा, एक्स प्लस और एक्स डब्ल्यू। सेकेंड जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो क्या बनेगा, एक्स प्लस और वाई। थर्ड कॉम्बिनेशन जो बनेगा वो एक्स डब्ल्यू और एक्स डब्ल्यू बनेगा। और फोर्थ जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो एक्स डब्ल्यू और वाई। तो यहाँ से अगर देखा जाए वाइट, रेड और वाइट आई, ये जो है इसको हम लोग बोलेंगे रेड आई फीमेल, रेड आई फीमेल। अगर इसको देखें तो ये जो है वो रेड आई मेल है, रेड आई मेल। और ये देखें तो ये वाइट आई फीमेल, फीमेल। और ये जो है ये वाइट आई मेल है, वाइट आई मेल। इस प्रकार का सिंबल भी लगा सकते हैं। तो यहाँ से अगर रेशियो देखा जाए लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप का, तो फिनोटाइपिक रेशियो जो आएगा, रेशियो लक्षण प्रारूप का वो कितना आ रहा है, रेड और व्हाइट में देखा जाए तो रेड आई रेशियो व्हाइट आई। रेड आई जो फीमेल है वो टोटल कितने हैं, 2 है। और व्हाइट आई जो है वो भी कितने हैं, व्हाइट आई ऑफस्प्रिंग वो भी 2 है। तो अगर यहाँ से रेशियो देखा जाए तो रेशियो जाएगा वो 1:1। ये आ रहा है टेस्ट क्रॉस में 1:1। जैसे तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकलता है, ये निष्कर्ष निकलता है कि जो लिंकेज की संभावना होती है वो मेल में क्या होता है, फीमेल के तुलना में अधिक संभावना होता है, ठीक है ना। या लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर आए, ठीक है, उनकी संभावना भी क्या होती है, मेल के तुलना में, फीमेल के तुलना में मेल में अधिक होता है। ऐसा इसलिए होता है कि मेल में एक एक्स क्रोमोसोम होता है जबकि फीमेल में डबल एक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो एक भी एक्स क्रोमोसोम अगर प्रभावित हो जाता है, इसलिए क्या हो जाता है कि मेल के अंदर जो एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर होते हैं या कोई भी एक्स लिंक डिसऑर्डर जो होंगे, बीमारी जो होगा, वो मेल में आने की संभावना क्या होती है, अधिक होती है। तो इसको नोट करिए और नीचे लिखिए। इसके नोट करने के बाद यहाँ पर कि नोट चांस ऑफ लिंकेज, चांस ऑफ लिंकेज इन मेल is more in comparison to female। तो इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद बाकी विषय जो है वो हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। लिंकेज की क्रियाविधि पढ़ना है। तो ये वीडियो समझ में आ रहा है, आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है, साथ ही साथ वीडियो को पूरा देखना है। भले आपके लिए ये कठिन है लेकिन इसको पढ़ना जरूरी है, तभी इसके बाद वाला जो चैप्टर है वो आपको समझ में आएंगे। तो ये अगर समझ में नहीं आया है, ठीक है, ये पढ़ाई आपको फिर आगे के चैप्टर भी समझ में नहीं आएंगे। तो कोशिश करना है, इसको पढ़िए, समझिए। ना समझ में आए तो उसको कमेंट में लिखिए, समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लेकिन इसको पढ़िए और बीच बीच में रिस्पॉन्स देते रहिए, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। बाकी विशेष अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।